एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से खूबसूरत से चैनल में जेआर कॉलेज में, जो कि पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल का। ओके, सो वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। हम लोग ने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टार्ट किया था। उसके अंदर हम लोग ने बेहतरीन तरीके से ऑलमोस्ट आधा चैप्टर खत्म कर दिया था। हम लोग ने इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, फिर स्ट्रेस, स्ट्रेन, अलग अलग टाइप के स्ट्रेस, अलग अलग टाइप के स्ट्रेन, फिर तुम्हारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये सारा चीज कंप्लीट कर दिया था। यस और नो? हम लोग ने सारा चीज कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं कि भाई तुम्हारा जो मटेरियल है उनको अलग अलग प्रकार में बांटा जाता है, तो किस प्रॉपर्टी के हिसाब से उनको बांटा जाता है। तो टाइप्स ऑफ मटेरियल देखेंगे हम लोग। फिर देखेंगे व्हाट इज इलास्टिक हिस्टेरिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर हम लोग देखेंगे दैट इज स्ट्रेन एनर्जी, एंड फिर हम लोग देखेंगे दैट इज हार्डनेस, टफनेस एंड स्ट्रेंथ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्डनेस, टफनेस एंड स्ट्रेंथ। हमको अभी तक लगता है भाई ये तीनों चीज सेम है ना, तीनों चीज अलग है। तो आज ये सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। अगेन आई एम सेइंग कि भाई ये पूरा थियरी है, तो थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करो। ऑलमोस्ट पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो थियरी बेस्ड चैप्टर है, खाली एक ही इसके अंदर डेरिवेशन है, वो भी स्ट्रेन एनर्जी का डेरिवेशन है। ओके चलो, सो लेट अस स्टार्ट। टाइप्स ऑफ मटेरियल में अगर हम लोग देखने जाए तो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ मटेरियल। हमारे पास 4 टाइप है। एक है मेरा ब्रिटल, सेकंड डक्टाइल, थर्ड वन तुम्हारा मेलिएबल और फोर्थ वन तुम्हारा इलास्टोमर। ओके, तो इसमें से ऑलरेडी तुमने ये तीनों पढ़ा है कहीं ना कहीं। व्हाट इज ब्रिटल? ब्रिटल क्या ही होता है? द मटेरियल ब्रेक विथ इन इलास्टिक लिमिट। ओके भाई, ऐसा मटेरियल जो उसके इलास्टिक लिमिट में ही ब्रेक हो जाए। इसका मतलब ये है, इसको ग्राफ से समझने की कोशिश करो। मैंने तुमको बताया था कि भाई सबसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल कौन सा होगा? सबसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल होगा जिसका ये रेंज बहुत ज्यादा होगा। देखो यहां पे उसने अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी खो दी। यहां पे इलास्टिक प्रॉपर्टी खोने के बावजूद वो टूटा कहां पे? यहां पे। मतलब इतना उसने स्ट्रेस सहा, यस और नो, इतना उसने लोड सहा, तो इसका मतलब ये बहुत स्ट्रेंथ है। बट जो ब्रिटल मटेरियल होता है ना, वो इसके अंदर यहां कहीं टूट जाता है, यहां कहीं वो इनके बीच में कहीं ना कहीं वो टूट जाता है। मतलब वो इलास्टिक लिमिट भी अपना क्रॉस नहीं हो पाता है। ओके, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे मटेरियल को हम लोग बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल। क्या बोलते हैं? ब्रिटल मटेरियल। ओके, द मटेरियल भाई, द मटेरियल ब्रेक विद इन द इलास्टिक लिमिट कॉल्ड एज ब्रिटल मटेरियल। जैसे तुम्हारा ग्लास हो गया, एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग देखने जाएं तो यहां पे तुम बोल सकते हो कि भाई ग्लास जो है वो तुम्हारा ब्रिटल मटेरियल है। फिर तुम्हारा सिरामिक, जिसका तुम लोग टाइल वाइल बनाते हो ना, टाइल बनता है तुम्हारा, अलग अलग बर्तन बनते हैं, तो जो सिरामिक है वो भी तुम्हारा ब्रिटल होता है। तुम देखो टाइल पकड़ो, जो तुम्हारे लादी होते हैं ना, जहां पे फ्लोरिंग होता है, वो टाइल लो, छोड़ दो, नीचे जाके टूट जाएगा, ऐसा ना, तो ब्रिटल है। मतलब भाई वो अपने इलास्टिक लिमिट के अंदर ही टूट जाता है। ओके, नेक्स्ट इज योर डक्टाइल मटेरियल। व्हाट इज डक्टाइल मटेरियल? द मटेरियल हैविंग द लार्ज प्लास्टिक रेंज। भाई जिसका प्लास्टिक रेंज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा होता है इसका प्लास्टिक रेंज, एंड इट मीन दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग वायर। ओके, मतलब इसकी वजह से वो लॉन्ग वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे तुम्हारा कॉपर हो गया, तुम्हारा गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, दीज आर डक्टाइल मटेरियल। ये सारे क्या हैं? ये सारे डक्टाइल मटेरियल हैं। भाई इनका जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है ना, वो बहुत लंबा होता है। मतलब उनका ये वाला जो रेंज होता है वो बहुत बड़ा होता है। ये जो रेंज होता है वो बहुत बड़ा होता है। बेसिकली ये डक्टाइल मटेरियल का ही ग्राफ है। ये अगर हम देखने जाए तो ये डक्टाइल मटेरियल का ही ग्राफ है। अभी यहां पे उसने अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी खो दी। इलास्टिक प्रॉपर्टी खोने के बावजूद वो यहां तक एक्सटेंड हुई, यहां तक एक्सटेंड हुई। इसका मतलब क्या है कि भाई यहां पे हम बोल सकते हैं कि यहां तक एक्सटेंड हो रहा है, मतलब उसको बहुत लंबा स्ट्रेस दिया जा रहा है और बहुत टाइम तक स्ट्रेस दिया जा रहा है, बहुत टाइम तक स्ट्रेस दिया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि हम लोग उसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो जनरली तुम देखो जो भी वायर्स होते हैं वो तुमको कॉपर के, एल्यूमिनियम के, ओके, गोल्ड भी एक डक्टाइल मटेरियल है, तो गोल्ड को भी हम लोग वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर बात में आ रही है एवरीवन? तो तुम यहां पे भी लिख सकते हो एग्जांपल के तौर पे, तुम्हारा कॉपर हो गया, फिर गोल्ड हो गया, फिर एल्यूमिनियम हो गया। ओके, तो ये सारे तुम लोग बोल सकते हो कि भाई डक्टाइल है। नेक्स्ट आता है मेलिएबल। मेलिएबल भी ऐसी एक मटेरियल है जिसको तुम लोग शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, शीट में। ओके, इसको तुम लोग वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसको तुम लोग शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, सो द मटेरियल विच कैन बी हैमर्ड इनटू अ थिन शीट, जिसको पतले पतले शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसका भी एग्जांपल अगर हम देखने जाएं तो गोल्ड,
अब जरूरी नहीं है कि एक मटेरियल अगर डक्टाइल है तो वो मेलिएबल नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। गोल्ड का एग्जांपल ले लो भाई, गोल्ड को तुम लोग शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तुम्हारा एल्यूमिनियम फॉइल आता है ना, या फिर तुम लोग उसको बोलते हो सिल्वर फॉइल, ओके, सिल्वर फॉइल भी आता है तुम्हारा, तो सिल्वर भी एग्जांपल है इसका। मतलब भाई बहुत पतले शीट में तुम उसको कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब भाई वो मटेरियल कैसा हुआ, वो मटेरियल हुआ मेलिएबल मटेरियल हुआ। तो एग्जांपल में तुम लोग गोल्ड डाल सकते हो, अगेन सिल्वर डाल सकते हो, ऐसे ओके, एग्जांपल डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज इलास्टोमर। अब ये इलास्टोमर कुछ नया है। इलास्टोमर का मतलब क्या होता है, तुम लोग जैसे अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं कि विच इज द मोस्ट इलास्टिक मटेरियल, द रबर बैंड और द स्टील वायर, तो हमारे शायद से लगभग सब लोग हम लोग आंसर देंगे कि भाई जो तुम्हारा स्टील वायर है वो कम इलास्टिक है, बट जो रबर है वो ज्यादा इलास्टिक है। द आंसर इज नो। भाई जो तुम्हारा स्टील वायर है वो ज्यादा इलास्टिक है, जो तुम्हारा रबर है ना वो अलग प्रॉपर्टी में आता है, वो अलग मटेरियल में आता है, दैट इज कॉल्ड एज इलास्टोमर, दैट इज कॉल्ड एज इलास्टोमर। व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टोमर? भाई इलास्टोमर क्या होता है, अब तुमने कभी देखा रहेगा रबर बैंड को ऐसा हल्का सा खींचो, जैसे तुम रबर बैंड को हल्का सा खींचते हो तो बहुत कम फोर्स लगाना पड़ता है, बहुत कम फोर्स लगा के भी तुम अच्छा खासा स्ट्रेन उसके अंदर पैदा कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो। इसका मतलब यह है कि भाई ऐसा मटेरियल जिसके अंदर छोटा फोर्स अप्लाई करके भी तुम ज्यादा चेंज ला सकते हो, इसका मतलब क्या ला सकते हो, स्ट्रेन ला सकते हो। तो द मटेरियल दैट कैन बी इलास्टिकली स्ट्रेच्ड टू एन लार्ज वैल्यू ऑफ स्ट्रेन, भाई उसका जो वैल्यू है वो बहुत बड़ा, मतलब हल्का सा तुम फोर्स लगाओगे, उस हल्के से फोर्स की वजह से उसके अंदर जो चेंज आएगा वो बहुत ज्यादा आएगा, उसके अंदर जो स्ट्रेन आएगा, देखो चेंज बोल लो या स्ट्रेन बोल लो दोनों सेम चीज है। ओके, चेंज इज एसोसिएटेड विद स्ट्रेन, स्ट्रेन इज एसोसिएटेड विद चेंज, तो उसके अंदर जो चेंज आएगा वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आएगा। ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे मटेरियल को हम लोग बोलते हैं इलास्टोमर। और जनरली अगर हम लोग देखने जाए तो तुम्हारा जो रबर बैंड होता है ना, तुम लोग बोल सकते हो रबर बैंड, तो रबर बैंड जो होता है तुम्हारा, वो तुम लोग जो रबर यूज करते हो कि बांधने के लिए किसी भी चीज को और टाई करने के लिए किसी भी चीज को, तो वो तुम्हारा इलास्टोमर मटेरियल होता है। ओके, अब ये मटेरियल एक और चीज शो करता है, अगर हम लोग देखने जाए, बात समझ में आए, चारों मटेरियल समझ में आए कौन कौन से मटेरियल होते हैं। अब ये जो मटेरियल है इलास्टोमर, ये एक और चीज शो करता है, दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिक हिस्टेरिसिस। अब व्हाट इज दिस इलास्टिक हिस्टेरिसिस? तो जनरली क्या होता है कि जब तुमने कभी नोटिस किया होगा कि तुमने स्ट्रेस लगाया मतलब तुमने उसको खींचा, मतलब फोर्स लगाया, स्ट्रेस इज एसोसिएटेड विद फोर्स, तो कहीं ना कहीं तुम स्ट्रेस लगा रहे हो मतलब फोर्स लगा रहे हो, तो तुमने ऐसे उसको खींचा, ओके, अब तुमने फोर्स लगाया, अब तुमने छोड़ दिया, भाई स्ट्रेस क्या हो गया, जीरो, तुमने छोड़ दिया, तुमने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं रखा वहां पे। तो जैसे तुमने रबर बैंड खींचा, छोड़ दिया, तो तुमने कभी नोटिस किया रहेगा रबर बैंड ऐसे फटाक से अंदर आता है, कभी नोटिस किया है, देखा है कभी इस चीज को ध्यान से कि भाई रबर बैंड लो, सबके घर पे रबर बैंड होगा, तो फटाफट रबर बैंड लेके आओ, सब लोग लेके आएंगे, ये एक्सपेरिमेंट हम लोग सब लोग साथ में करेंगे। तो एवरीवन ओके, ब्रिंग वीडियो पॉज करो, रबर बैंड सब लोग लेके आओ, सब लोग रबर बैंड लेके आओ, लेके आ गए, चलो रबर बैंड को तोड़ दो, तोड़ दिया, अब रबर बैंड लो, घींचो, उसको घींच दिया, कम से कम इतना तो घींचो जितना हो सके बिना टूटे, पता चला ज्यादा घींच दिया टूट जाएगा, ना इतना तो कम से कम घींचो, घींच दिया। अब उसको ध्यान से फटाक से छोड़ना, छोड़ने से पहले ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, खींचना, तो देखना ना वो ऐसे फटाक से अंदर होगा, बट जब तुम ऐसे देखोगे ना तो यहां तक तो वो बहुत फटाक से आएगा, उसके बाद भी वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे धीरे धीरे आएगा, मतलब यहां तक तो उसका रिस्पॉन्स बहुत तेज होगा, पर उसके बाद वो थोड़ा सा रुक के धीरे धीरे वो कंप्रेस्ड होगा। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं उसका जो स्ट्रेस है और कहीं ना कहीं जो उसका स्ट्रेन है उनके बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन नहीं है। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि मटेरियल लाइक रबर शो लैगिंग, ओके, वहां पे क्या शो करते हैं, वो लैगिंग शो करते हैं, ओके, मतलब स्ट्रेन लैग बिहाइंड स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस तो जीरो हो चुका है, मतलब जैसे तुमने रबर खींचा, खींचने के बाद छोड़ दिया, अब छोड़ दिया मतलब स्ट्रेस जीरो हो गया, तुमने कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया, तो स्ट्रेस तो जीरो हो गया,
बट स्ट्रेन अभी भी जीरो नहीं हुआ। तो ये जो लैग हो रहा है ना स्ट्रेस और स्ट्रेन का, उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक हिस्टेरिसिस। ओके, तो स्ट्रेन लैग बिहाइंड स्ट्रेस एंड दिस इज कॉल्ड एज हिस्टेरिसिस। क्लियर? अब यहां पे देखो ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश किया है, दैट इज स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ है। ये क्या है? स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ है। तो यहां पे अगर हम लोग देखें, जब हम लोग लोड इंक्रीज कर रहे हैं, तो लोड इंक्रीज कर रहे हैं तो वो ऐसा ग्राफ फॉलो कर रहा है, दिस इज व्हाइल इंक्रीजिंग द लोड। अब मैं यहां पे आया, यहां पे मैं रुक गया, अब मैंने क्या किया? उसको छोड़ दिया। ओके, उसको क्या कर दिया? मैंने छोड़ दिया, मतलब जो मैंने उसको खींचा था, वो जो स्ट्रेच किया था उस रबर बैंड को, स्ट्रेच रबर बैंड को मैंने छोड़ दिया। अब जैसे ही मैंने उस स्ट्रेच रबर बैंड को छोड़ दिया, तो होना क्या चाहिए था? वापस वो इसी पाथ से वापस आ जाना चाहिए था, होना ऐसे चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं। उसने एक दूसरा पाथ फॉलो किया और वो दूसरे पाथ से वापस नीचे आया। कारण क्या है? कारण यह है कि भाई जैसे जैसे स्ट्रेस कम हो रहा था, सेम प्रोपोर्शनल में स्ट्रेन कम नहीं हो रहा था। मतलब यहां पे हुक्स लॉ वैलिड नहीं है। ओके, बात समझ आ रहा है? यहां पे हुक्स लॉ वैलिड नहीं है। जैसे जैसे स्ट्रेस कम हो रहा था, वैसे वैसे स्ट्रेन कम होना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं। भाई स्ट्रेस थोड़ा जल्दी कम हो गया, स्ट्रेन को कम होने में थोड़ा ज्यादा समय लगा, तो वहां पे थोड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हो जाता है। तो इसलिए भाई ये जो ग्राफ है ना, ये तुमको नीचे वाला ग्राफ फॉलो करेगा। वो तो वाइल डिक्रीजिंग द लोड, वो नीचे वाला ग्राफ फॉलो करेगा। और ये जो एरिया आ रहा है ना, दिस एरिया इज इंडिकेट भाई लॉस ऑफ एनर्जी, कितना लॉस ऑफ एनर्जी हुआ है यहां पे। तो अगर ज्यादा एरिया है, बहुत ज्यादा एरिया है, तो लॉस ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा होगा। कम एरिया है तो भाई लॉस ऑफ एनर्जी बहुत कम होगा। क्लियर? बात समझ में आ रही है एवरीवन? पक्का कहानी समझ में आ रहा है? व्हाट इज इलास्टिक हिस्टेरिसिस? क्या होता है इलास्टिक हिस्टेरिसिस? समझ में आ रहा है सबको? चलो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इज स्ट्रेन एनर्जी। अगेन हम लोग ने भाई डिस्कस किया है कि अगर कहीं पे भी तुम्हारा कंजर्वेटिव फोर्स होगा, जैसे इलास्टिक एनर्जी इज ऑल्सो अ कंजर्वेटिव फोर्स, इलास्टिक फोर्स इज ऑल्सो अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो जो भी तुम्हारा कंजर्वेटिव फोर्स होगा, जब तुम वर्क करोगे तो वो वर्क सारा का सारा कहां पे स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। यही सेम चीज हम लोग ने देखा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में, यही सेम चीज हम लोग देखेंगे यहां पे, सेम चीज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में। कहीं पे भी अगर कंजर्वेटिव फोर्स आता है, कंजर्वेटिव फोर्स बोले तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, तुम्हारा स्प्रिंग फोर्स हो गया, तुम्हारा इलास्टिक फोर्स हो गया, ये जितने भी फोर्स है ये सारे कंजर्वेटिव फोर्स है। तो जो भी वर्क होता है ड्यू टू द कंजर्वेटिव फोर्स, वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में। वो डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी में जाके स्टोर हो जाता है। तो यहां पे भी सेम कहानी है, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेन एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेन एनर्जी। ओके, तो व्हाट इज स्ट्रेन एनर्जी? अब मान लो मैंने एक वायर लिया और उस वायर को खींचा। मान लो कि यहां पे एक वायर है, अब ये वायर को मैंने कहीं ना कहीं फोर्स लगा के खींचा, यहां पे कोई फोर्स लग रहा है, लेट्स से एफ फोर्स। तो जब मैं इस वायर को खींचूंगा तो इसके अंदर कोई तो इलोंगेशन आ जाएगा। ये मान लो इलोंगेशन इतना, ओके, इतना इलोंगेशन है इसके अंदर। ये इलोंगेशन आ गया इतना। ओके, तो ये जो इलोंगेशन आया, ये कुछ तो इलोंगेशन आया, लेट्स से एल। तो ये जो इलोंगेशन आया ना, तो ड्यूरिंग दिस इलोंगेशन कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई, नॉट कुछ अमाउंट ऑफ, सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर हो गई। हम लोग मान रहे हैं कि कहीं पे लॉस नहीं हुआ। अब इसको खींचने के लिए कुछ ना कुछ तो वर्क किया होगा ना मैंने, ऑब्वियसली बात है। अब ये वायर है, इस वायर को खींचने के लिए कुछ तो वर्क किया होगा। ये जो वर्क किया मैंने, ये सारा का सारा वर्क जो है वो इस वायर के अंदर स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि व्हाट इज स्ट्रेन एनर्जी? स्ट्रेन एनर्जी इज नथिंग बट अ स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। किसकी वजह से स्टोर हो रहा है? द वर्क डन वाइल स्ट्रेचिंग द वायर। भाई वायर को स्ट्रेच करने के लिए जो भी वर्क लगता है, वो सारा का सारा वर्क कहां पे स्टोर होता है? वो सारा का सारा वर्क स्टोर हो जाता है स्ट्रेन एनर्जी में। ओके,
दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेन एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेन एनर्जी। तो यहाँ पे ना स्ट्रेन एनर्जी का हमारे पास एक्सप्रेशन है भाई, फॉर्मूला है स्ट्रेन एनर्जी का कि व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर स्ट्रेन एनर्जी, वो चीज हमको डिस्कस करना है। तो लेट्स से थोड़ा बहुत कंसिडरेशन कर लेते हैं, मान लेते हैं, कंसिडर द ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर उसको हम लोग कैपिटल एल मान लेते हैं, ओके। एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया उसको हम लोग ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं, ओके। और उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ड्यू टू देयर इज एक्सटेंशन, उसको एक्सटेंशन बोल लो या फिर चेंज इन लेंथ बोल लो, देयर इज एक्सटेंशन एल ड्यू टू फोर्स एफ, उसके ऊपर कोई एफ फोर्स लगा है, उसको तुम लोग लोड भी बोल सकते हो, लोड की वजह से वो फोर्स है, ओके। मतलब अब मान लो किसी वायर को पकड़ के मैं ऐसा लटका हूं, तो मैं लटका हूं मतलब भाई मेरे लोड की वजह से वो एक्सटेंशन हो रहा है ना, तो उसको तुम लोग फोर्स ना बोल के लोड भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अब यहां पे कहानी क्या हो रहा है देखो जरा, ये जो एफ है ना, ये कहीं ना कहीं वेरिएबल है, ये कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है कि भाई मेरा जो एक्स है ये छोटे छोटे पार्ट में चेंज हो रहा है, ये एक साथ एल चेंज नहीं हो रहा। जैसे अगर मैं मान लो कि मैं एक वायर को खींचूंगा, तो वायर को जब मैं खींचूंगा तो उसको मैं चेंज कैसा आएगा, पहले इतना चेंज आएगा लेस से एक्स, फिर इतना चेंज आएगा लेस से एक्स, फिर इतना चेंज आएगा लेस से एक्स, फिर इतना चेंज आएगा लेस से एक्स, मतलब एक्स 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 पार्ट में उसका चेंज होगा, ओके। डायरेक्टली भाई एफ या एल चेंज नहीं आएगा, डायरेक्टली एल चेंज नहीं होगा, डायरेक्टली ऐसे खींचने पे इतना बड़ा नहीं हो जाएगा, उसके अंदर छोटा 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 चेंज आएगा, ओके। तो वो फोर्स की वजह से, तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं कि अगर मेरे को यंग्स मॉडुलस का अगर डेफिनेशन पता है, बाय द डेफिनेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस, by the definition of Young's modulus, तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं भाई यंग्स मॉडुलस किसके बराबर होता है, दैट इज एफ अपॉन एरिया डिवाइड बाय स्मॉल एल बाय कैपिटल एल, हाँ या ना। तो यहां से अगर हम लोग देखने जाएं तो इसको थोड़ा सा अगर मैं रीअरेंज करूं तो मेरे पास ऑलरेडी ये फॉर्मूला है, दैट इज एफ बाय ए एल बाय ये, बराबर, ये ऑलरेडी मेरे पास फॉर्मूला है। तो यहां से मेरे को फोर्स क्या मिलेगा, दिस फोर्स कैन बी रिटन एज, ये इसको यहां पे लेके आ जाओ, दैट इज वाई ए एल बाय कैपिटल एल, यहां से मेरे को ये फोर्स मिल गया। बट मुझको पता है भाई डायरेक्टली इतना फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं हो रहा, ये जो फोर्स है दैट इज अ फंक्शन ऑफ दिस स्मॉल एक्स, तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं दिस स्मॉल फोर्स स्मॉल एफ ले लेते हैं, स्मॉल फोर्स प्रोड्यूसिंग स्मॉल एक्सटेंशन, तो उस स्मॉल एक्सटेंशन को हम लोग x ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं। तो यहां से यही चीज को मैं लिख सकता हूं, तो कहीं ना कहीं मैं लिख सकता हूं दैट इज स्मॉल f इज इक्वल्स टू y a स्मॉल x बाय कैपिटल L। y तो चेंज होगा नहीं, दैट इज यंग्स मॉडुलस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, तो मटेरियल तो चेंज हो नहीं रहा है, तो भाई यंग्स मॉडुलस चेंज नहीं होने वाला, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी उसका चेंज नहीं होने वाला है क्योंकि एक्सटेंशन बहुत ज्यादा नहीं होने वाला, और ओरिजिनल लेंथ तो L रहने वाला है, ओके। तो चेंज क्या होगा, x, मतलब स्मॉल फोर्स के लिए जो एक्सटेंशन हो रहा है वो छोटा सा एक्सटेंशन हो रहा है, बराबर, हाँ या ना। अब इस छोटे से फोर्स की वजह से भाई कहीं ना कहीं एक छोटा सा वर्क होगा, तो स्मॉल वर्क ड्यू टू दिस स्मॉल फोर्स, है ना भाई, स्मॉल फोर्स की वजह से कहीं ना कहीं एक छोटा सा वर्क होगा, तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि दैट इज dw इज इक्वल्स टू स्मॉल फोर्स इंटू dx, है ना। यही होता है ना डेफिनेशन भाई, वर्क का डेफिनेशन क्या होता है, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी dx, यस और नो, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करते हैं। बट व्हाट इज फोर्स, यहां से अगर हम लोग देखने जाए तो फोर्स क्या है, फोर्स है तुम्हारा वाई ए एल बाय एल, तो छोटा फोर्स है तो ये हो जाएगा वाई ए
x बाय एल इंटू डी एक्स डी डब्ल्यू। अब अगर मेरे को टोटल वर्क कैलकुलेट करना है तो द टोटल वर्क विल बी, टोटल वर्क इज गिवन बाय, हम लोग बोल सकते हैं टोटल वर्क इज नथिंग बट अ इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, हाँ है ना। एंड व्हाट इज डी डब्ल्यू? डी डब्ल्यू इज नथिंग बट वाई ए एक्स बाय एल इंटू डी एक्स। अब अगर हम लोग देखने जाएं तो x कहां से कहां जा रहा है, देखो यहां पे x का वैल्यू क्या होगा भाई, यहां पे x का वैल्यू 0 और यहां पे x का वैल्यू क्या होगा l, मतलब कहीं ना कहीं जो x है वो वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 टू l। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं 0 से l वो वेरी कर रहा है, बराबर। अब ये सारा चीज बाहर ले लो, दैट इज y a l बाहर ले लो, तो y a l बाहर आ जाएगा, क्या ही मिलेगा, इंटीग्रेशन 0 से l x dx। इसको इंटीग्रेट कर दोगे, x का इंटीग्रेशन तुमको पता है भाई, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज एक्स स्क्वायर बाय 2। तो क्या ही आएगा यहां पे, यहां पे अगर हम लोग देखने जाए तो क्या मिलेगा हम लोग को, देखो जरा, तो इंटीग्रेट कर दोगे क्या मिलेगा, दैट इज w इज इक्वल्स टू वाई ए बाय एल एक्स स्क्वायर बाय 2, हाँ है ना, एक्स स्क्वायर बाय 2। कहां से कहां तक, 0 से l तक, कहां से कहां तक, 0 से l तक, बराबर। लिमिट पुट कर दो तो वर्क क्या ही मिलेगा, दैट इज वर्क इज इक्वल्स टू वाई ए एल एल स्क्वायर बाय 2, है ना। तो दिस इज द वर्क, और ये जो वर्क है ये किस में स्टोर रहेगा, ये वर्क स्टोर रहेगा इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। तो यहाँ पे नीचे एक स्टेटमेंट लिख देना कि भाई दिस वर्क इज स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। तो यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दैट इज हाफ, इसको अगर ध्यान से देखें तो हाफ बाहर ले लो, यहां पे क्या आ जाएगा, दैट इज वाई ए डिवाइड बाय एल इंटू एल, इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं, एल स्क्वायर है ना, तो दोनों एल को अलग कर देते हैं, यहां पे एक एल लिख देते हैं, यहां पे एक एल लिख देते हैं। अब इसको अगर ध्यान से देखें वाई ए एल बाय एल, तो यहां पे भी है वाई ए एल बाय एल, मतलब कहीं ना कहीं उसको फोर्स लिख सकता हूं, यस और नो, मतलब स्ट्रेन एनर्जी कहीं ना कहीं लिख सकता हूं हाफ इंटू फोर्स इंटू लेंथ, हाँ है ना। तो इस चीज को कहीं ना कहीं मैं फोर्स लिख सकता हूं, थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूं, एक मिनट। तो इसको ऊपर भेज दो थोड़ा सा, इसको इधर भेज दो थोड़ा सा। अब यहाँ पे लिख सकता हूं मैं स्ट्रेन एनर्जी हाफ एफ इंटू एल, समझा। इसके जगह, इस पूरे वैल्यू के जगह, दैट इज वाई ए एल बाय एल, ये पूरे वैल्यू के जगह अपन ने एफ लिख दिया, क्योंकि वाई ए एल बाय एल इज नथिंग बट योर एफ। तो यहां पे मेरे पास एफ आ गया, और ये एल ऐसे ही हम लोग ने लिख दिया। तो दिस एफ कैन बी रिटन एज लोड, वो हम लोग लोड बोल सकते हैं उसको, एंड दिस एल इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन बोल लो, या फिर चेंज इन लेंथ बोल लो, ओके, जो बोलना चाहो बोल सकते हो, ओके। तुम चेंज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ, डिक्रीज इन लेंथ, एक्सटेंशन, जो बोलना चाहो बोल सकते हो। क्लियर, समझ में आया। दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड वाइल इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द वायर। तो अगर जब मैं वायर को इंक्रीज करता हूं कोई फोर्स लगा के, तो भाई उसके अंदर कुछ तो अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज स्ट्रेन एनर्जी, और इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके अंदर स्टोर होती है। क्लियर, बात समझ में आ गया एवरीवन, समझ में आया कहानी स्ट्रेन एनर्जी की। और ये बता रहा हूं ना, एक ही डेरिवेशन है, मात्र यही डेरिवेशन है इस पूरे चैप्टर में, और कहीं पे तुमको डेरिवेशन देखने नहीं मिलेगा, सिर्फ तुमको क्या देखने मिलेगा, सिर्फ तुमको देखने मिलेगा थियरी टॉपिक। क्लियर, बात समझ में आ गया। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट अगेन, हार्डनेस, टफनेस एंड स्ट्रेंथ। ओके, द मोस्ट 3 कंफ्यूजिंग नेम। ओके, हमको ऐसा लगता है कि भाई हार्डनेस बोला, टफनेस बोला, स्ट्रेंथ बोला तो तीनों के तीनों सेम है, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है।
तो यहां पे हम समझेंगे कि भाई क्या होता है हार्ड, क्या होता है टफ और क्या होता है स्ट्रेंथ। पहले हार्डनेस पे आ जाते हैं। व्हाट इज हार्डनेस? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच एनेबल इज टू रेजिस्ट द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। उसका जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है वो चीज वो अपोज करता है। ओके मतलब ऑल्सो इट इज रेजिस्टेंस टू बेंडिंग, स्क्रैचिंग, एब्रेशन एंड कटिंग। ओके मान लो कि जैसे अगर हम लोग देखने जाएं, तुम लोग ने देखा रहेगा मेटल प्लेट देखो और वुडन प्लेट देखो। ओके दो प्लेट है, एक है मेटल प्लेट और एक है वुडन प्लेट। अब मेटल प्लेट पे एक ये लो, क्या बोलते हैं, निडल लो और उसके ऊपर एक लाइन मारने की कोशिश करो, और एक वुडन प्लेट लो उसके ऊपर एक लाइन मारने की कोशिश करो। तुम देखोगे कि भाई वुडन प्लेट पे ज्यादा स्क्रैच आया है और ज्यादा डीप स्क्रैच आया है, बट उस मेटल प्लेट पे ज्यादा डीप स्क्रैच नहीं आया है, और कभी कभी स्क्रैच आता भी नहीं अगर हम लोग लाइटली करें तो। इसका मतलब यह है कि वो जो मेटल प्लेट है वो कहीं ना कहीं रेजिस्ट कर रहा है उस स्क्रैचिंग को, ओके, उस कटिंग को, उस बेंडिंग को। अगर मान लो मैं इसको बेंड कर रहा हूं, बट बेंड नहीं कर पा रहा हूं। ओके मान लो इसको बेंड कर रहा हूं, ये पेन है, बेंड कर रहा हूं, अब ये बेंड नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं ये हार्ड है। ओके तो हार्ड इज नथिंग बट, हार्डनेस इज नथिंग बट क्या है भाई? इट इज अ रेजिस्टेंस। ये एक तरह का क्या है? एक रेजिस्टेंस है, अपोज कर रहा है। किसको अपोज कर रहा है भाई? बेंडिंग को, स्क्रैचिंग को और कटिंग को। तो अगर जरूरी नहीं है कि हर बार मटेरियल हार्ड हो तो टफ भी हो, ना। ऐसा भी हो सकता है कि एक मटेरियल तीनों हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि भाई एक मटेरियल हार्ड हो, टफ ना हो। ऐसा भी हो सकता है एक मटेरियल टफ हो, स्ट्रेंथ ना हो। ऐसा भी हो सकता है मटेरियल स्ट्रेंथ हो बट टफ और हार्ड ना हो। ऐसा भी हो सकता है। ओके तो ध्यान से समझो कि भाई डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज टफनेस का डेफिनेशन? टफनेस का डेफिनेशन है इट इज अ एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट द फ्रैक्चरिंग व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड। ये क्या करता है? ये फ्रैक्चरिंग को अपोज करता है। फ्रैक्चरिंग को अपोज करता है मतलब बेसिकली क्रैक को अपोज कर रहा है। ओके मतलब उसके अंदर क्रैक नहीं आएंगे। जब मैं उसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा, मैं उसको जब बेंड करूंगा तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं क्रैक नहीं आएंगे, या फिर कहीं ना कहीं वो फ्रैक्चर नहीं होगा। जैसे अगर हम लोग देखने जाएं तो लेट्स से एग्जांपल में समझते हैं प्लास्टिक। ओके एक प्लास्टिक ले लेते हैं और एक चौक ले लेते हैं। ओके अब उस प्लास्टिक और चौक को ध्यान से देखो। एक प्लास्टिक का मेटल है, उसको मैंने प्लास्टिक का मटेरियल है, उसको मैं बेंड कर रहा हूं, और एक चौक है, मैं उसको बेंड कर रहा हूं। अब जैसे ही मैं प्लास्टिक को बेंड करूंगा तो वो बेंड हो जाएगा, बट उस चौक को जैसे ही बेंड करूंगा ना वो टूट जाएगा, उसके अंदर फ्रैक्चर आ जाएगा। ओके क्रैक आ जाएगा उसके अंदर। तो इसका मतलब यह है कि भाई उस चौक से एज कंपेयर टू वो प्लास्टिक ज्यादा टफ है। ओके उस चौक से वो जो प्लास्टिक है वो ज्यादा टफ है। या फिर मान लो कि एक लकड़ी का बैट है और एक प्लास्टिक का बैट है। अब लकड़ी के बैट को मैं ऐसा बेंड कर रहा हूं, या फिर लकड़ी को बेंड कर रहा हूं। अब लकड़ी को जैसे ही बेंड किया भाई उसके अंदर चर 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 क्रैक आ गया। बट वहीं पे वो प्लास्टिक का सेम स्टिक है, उसको बेंड कर रहा हूं, बट वो प्लास्टिक का स्टिक बेंड हो रहा है बट उसके अंदर क्रैक नहीं आ रहा, उसके अंदर फ्रैक्चर नहीं आ रहा। तो ऐसा मटेरियल जो फ्रैक्चर को अपोज कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं टफ। तो भाई तुम्हारा जो प्लास्टिक है वो वुड से ज्यादा टफ है। ओके अब वुड हार्ड ज्यादा है। अब ध्यान दो, क्योंकि प्लास्टिक के ऊपर तुम स्क्रैच करोगे ना, फटाक से स्क्रैच आ जाएगा। ओके वुड के ऊपर स्क्रैच करोगे तो एज कंपेयर टू प्लास्टिक भाई थोड़ा लेट ये आएगा, स्क्रैच आएगा, और थोड़ा सा कम स्क्रैच आएगा। तो वुड हार्ड थोड़ा सा हो सकता है बट प्लास्टिक टफ ज्यादा है। ओके बात समझ रहा है? तो टफिंग क्या होता है? टफनेस का मतलब क्या होता है भाई? जो फ्रैक्चर को क्या करे? अपोज करे। क्या करे? अपोज करे। अगेन दिस इज द मटेरियल प्रॉपर्टी। ओके मटेरियल का थिकनेस, मटेरियल का तुम्हारा कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल उसके अंदर इस्तेमाल हुआ है, कितना मोटा है, कितना पतला है, उस पर भी डिपेंड करेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ मटेरियल पे, मटेरियल के साइज पे और मटेरियल के क्वांटिटी पे भी डिपेंड करेगा। व्हाट इज स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू अपोज द डिफॉर्मेशन। ओके मतलब बेसिकली क्या होता है कि जब तुम लोग चेंज ला रहे हो, जैसे एक वायर है, स्टील वायर। अब स्टील वायर अगर हम देखने जाए ना तो वो हार्ड नहीं हुआ, कहीं ना कहीं से टफ नहीं हुआ, बट स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। बेसिकली स्टील वायर में तीनों प्रॉपर्टी होती है। अगर देखने जाओ, एक्चुअल में देखने जाओ तो स्टील वायर में तीनों प्रॉपर्टी होती है, हार्डनेस भी, टफनेस भी और स्ट्रेंथ भी। ओके तीनों प्रॉपर्टी होती है स्टील वायर में। हाँ बट स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है। अगर वही मैं रबर बैंड कंसीडर करूं, रबर बैंड को मैं घींचूं, जैसे मैं घींचूंगा भाई वो फटाक से अपोज ये हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा, फटाक से डिफॉर्म हो जाएगा। बट वहीं अगर मैं स्टील वायर को खींचूं तो स्टील वायर डिफॉर्म नहीं होगा। मतलब जितना ज्यादा तुमको फोर्स देना पड़ रहा है उसको डिफॉर्म करने के लिए, उतना वो स्ट्रेंथफुल मटेरियल है। ओके द स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू अपोज द डिफॉर्मेशन। मतलब जितना ज्यादा तुम फोर्स दे रहे हो
उसको डिफॉर्म करने के लिए। ज्यादा फोर्स दोगे अगर डिफॉर्म करने के लिए, मतलब ज्यादा स्ट्रेंथ है। कम फोर्स दे रहे हो डिफॉर्म करने के लिए, इसका मतलब भाई कम स्ट्रेंथ है। ओके, जैसे अगर एक रबर बैंड है, तो एक रबर बैंड को अगर मैंने खींचा, मैंने हल्का सा फोर्स दिया, जैसे ही हल्का सा फोर्स दिया वो डिफॉर्म हो गया, मतलब उसने अपना शेप चेंज कर लिया। बट वहीं पे स्टील वायर को अगर मैंने खींचा, तो हल्का सा अगर मैं स्टील वायर को खींचूंगा तो वो डिफॉर्म नहीं होगा, वो अपना शेप चेंज नहीं करेगा। उसका शेप चेंज करने के लिए मेरे को बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। सिंस बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इसका मतलब वो मटेरियल बहुत ज्यादा स्ट्रेंथफुल है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथफुल है। क्लियर बात समझ आ रही है एवरीवन? तुम्हारा जो स्टील वायर होता है, इसलिए तुम लोग देखो तुम्हारे जो कंक्रीट होते हैं उसके अंदर स्टील रॉड, स्टील बार्स, फिर तुम्हारे जो ब्रिज होते हैं वहां पे स्टील वायर्स, ये सारे यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि स्टील जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, और स्टील के अंदर ये लगभग तीनों प्रॉपर्टी आ जाती है। हार्डनेस भी आ जाता है, टफनेस भी आ जाता है, स्ट्रेंथ भी आ जाता है। बट वहीं पे तुम ग्लास ले लो। ओके, अगर तुम देखने जाओ टफन ग्लास, टफन ग्लास सब लोगों ने देखा है, यस और नो? वो टूटता नहीं है जल्दी, यस और नो? अब टफन ग्लास है तो कहीं ना कहीं वो हार्ड तो है, ओके, टफ तो है, बट स्ट्रेंथ नहीं है उसके अंदर। ओके, स्ट्रेंथ उसके अंदर नहीं है। मैं एक हथौड़ा मारूंगा वो टूट जाएगा। ओके, बट वहीं पे अगर स्टील का रहेगा, मैं हथौड़ा मारूंगा नहीं टूटेगा, या सुनो, मतलब उसको डिफॉर्म करने के लिए, उसका शेप चेंज करने के लिए कहीं ना कहीं मेरे को एक्स्ट्रा फोर्स देना पड़ रहा है। तो जो ज्यादा फोर्स देने के लिए अगर डिफॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब वो मटेरियल बहुत स्ट्रेंथ है। ओके, क्लियर बात समझ में आ गया? डिफरेंस समझ में आ गया तीनों में, हार्डनेस, टफनेस और स्ट्रेंथ में। ओके, तो मेरे को जरूर हर एक का एग्जांपल, हार्डनेस, टफनेस और स्ट्रेंथ का एग्जांपल कमेंट करके बताना, तब मेरे को समझ में आएगा कि हाँ भाई तुमको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया है। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड योर टॉपिक। चैप्टर यहां पे खत्म नहीं हुआ है, बट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड यहां पे खत्म हो चुका है। इसके बाद का जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन का पार्ट है, तो फ्रिक्शन का पार्ट इसी चैप्टर में डाल दिया है, तो वो पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, फ्रिक्शन का पार्ट खत्म हो जाएगा तो हम लोग ये चैप्टर खत्म कर देंगे। ओके, क्लियर बात समझ में आ गया एवरीवन? पक्का टॉपिक समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया। ओके, सो भाई अगर वीडियो यहां तक देखा है, वीडियो पसंद आया, टॉपिक समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना। ओके, चलो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो एकदम। सो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।